नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 9 जून 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। इस वीडियो को अगर आप डेली फॉलो करते हैं, पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं, महीनों से, तो निश्चित तौर पर आपको प्रीलिम मेंस दोनों में ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके एमसीक्यू भी मैं करवाता हूँ। जैसे परसों ही मैंने करंट अफेयर एमसीक्यू अपलोड किया था, कल मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो अपलोड हुआ था, आज मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू आ जाएंगे और उसके साथ साथ पॉलिटी के भी अगला वीडियो भी आज आ जाने की संभावना है। क्या क्या आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें? वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है एक्सट्रीम पॉवर्टी के बारे में। वर्ल्ड बैंक ने परिभाषा को भी चेंज किया है। जो डेफिनेशन था एक्सट्रीम पॉवर्टी को लेकर के, अत्यधिक गरीबी को लेकर के, उस परिभाषा को भी चेंज किया है। देखेंगे कि नई परिभाषा क्या है। भारत की स्थिति में भी बहुत बड़े स्तर पर सुधार देखा गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ मंगोलिया के साथ हमने एक सैन्य अभ्यास किया है, जिसको हम लोग देखेंगे कहाँ पर आयोजित हुआ है। मंगोलिया के ज्योग्राफी को भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि प्रीलिम एग्जाम में प्लेसेज इन न्यूज़ से सवाल आपके पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ एक भारत में पहली बार जीन एडिटेड भेड़ है, वो स्वस्थ है, उसका जन्म हुआ था 6 महीने पहले, वो स्वस्थ है, कश्मीर में पैदा हुई थी। वो कश्मीर के एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने इसमें सफलता पाई है। तो जीन एडिटेड भेड़ सिर्फ क्या है, क्या उसके फ़ायदे हैं, किस प्रकार से उसको बनाया गया है, क्या नाम है उसका और किस तकनीक का उपयोग किया गया है, उन सभी को भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। CRISPR-Cas9 को आज मैं खूब डिटेल में पढ़ाऊँगा आपको, एक एक चीज़ उसके बारे में समझाने का मैं प्रयास करूँगा, ताकि वहाँ से अगर सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम एग्जाम में तो आप आसानी से हल कर सकें। आज का हेडलाइन क्या है? तो शुभांशु शुक्ला हैं, जो एक्जियोम 4 के लिए 10 जून को नासा की तरफ से जो जा रहा है मिशन, उसमें वो शामिल होंगे। वो पायलट हैं, उस मिशन के पायलट वही हैं। शुभांशु शुक्ला को उन 4 लोगों में चुना गया है जो भारत में गगनयान मिशन के लिए भी जाएंगे। तो शुभांशु शुक्ला गगनयान से पहले नासा का स्पेस मिशन है एक्जियोम जिसका नाम है, उसमें जाएंगे। जब ये मिशन 10 जून को होगा, उसके पश्चात हम लोग एक्जियोम को डिटेल में समझेंगे। उसके साथ साथ और क्या न्यूज़? वन नेशन वन इलेक्शन जुड़ा हुआ पार्लियामेंट की कमेटी है, जिसके चीफ कौन है? तो PR चौधरी, उसके PP चौधरी उसके चीफ हैं। उन्होंने बोला है कि 2034 जल्दबाजी होगा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। ये कुछ हेडलाइन है जहां से आपके सवाल बनते हैं। तो जो भी सवाल बनते हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे आज के वीडियो में। देखिए आज का पहला न्यूज़ से पहले कि आपको जानकारी दे देता हूँ कि 15 जून से PT टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रहा है। PT टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर ही जुड़िएगा। 25 आपको वीडियोज़ मिलेंगे, टेस्ट के PDF मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन के PDF मिलेंगे, जो आपके प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। रिवाइज़ तो कम से कम मैं पूरा सिलेबस करवा दूंगा। अपना कोई फ्रॉड सिस्टम नहीं है कि सवाल आने की गारंटी होगी, कोई ऐसा गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। सवाल पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, हाँ ये ज़रूर है कि पूरा सिलेबस मैं कवर कर दूंगा। उसको मैं इतने अच्छे तरीके से रिवाइज करवा दूंगा कि आपका सिलेबस का कोई भी हिस्सा नहीं छूटे। 15 जून से 12 बजे में आपको टेस्ट मिलेगा, 2 बजे तक वो टेस्ट चलेगा। 2 बजे में आपको एक्सप्लेनेशन का वीडियो और PDF भी मिल जाता है। प्राइस सबसे कम रखा है, सबसे कम का मतलब इससे कम पर कहीं पर भी टेस्ट उपलब्ध ही नहीं है। और जिस स्तर का हमने टेस्ट बनाया है, वो आप जब उसको पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या है टेस्ट सीरीज। ओके, देखिए आज का पहला टॉपिक क्या? देखिए पहला टॉपिक है कि विश्व बैंक की अत्यधिक गरीबी पर रिपोर्ट आई है, जिसमें भारत के बारे में भी रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने ये भी बताया है कि गरीबी नापने का जो पैमाना था उसको अब चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर पॉवर्टी नहीं, एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात हो रही है। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब होता है जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं जीवन निर्वाह के लिए, भोजन, आवास, स्वच्छ जल और मिनिमम आय, वो भी आप नहीं अगर अफोर्ड कर पाते हैं तो उसको आप एक्सट्रीम पॉवर्टी कह सकते हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी को देखेंगे हम लोग जरा कि क्या इस रिपोर्ट में कहा गया है, और वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट को भी जरा समझेंगे। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 1 दशक में अत्यधिक गरीबी को कम किया है। जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी उसको भारत ने कम करने में सफलता प्राप्त की है, बहुत सारी योजनाओं के द्वारा और बहुत सारी गवर्नमेंट के सही नीतियों के कारण से हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी को कम करने में बहुत बड़े स्तर पर सफलता प्राप्त की है। अत्यधिक गरीबी में कितनी कमी आई है? तो 2011-12 से भारत में अत्यधिक एक्सट्रीम पॉवर्टी की दर जो है वो 27.1% से घर करके 5.3% पर आ गई है। 5.3% पर आ गई है। जो 27% थी वो 5% पर आ गया है। आप खुद ही इमेजिन कीजिए कितने बड़े स्तर पर हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी को कम किया है।
किस प्रकार से कम किया है, तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो बेसिक ज़रूरतों के लिए है, जैसे जल से संबंधित योजना, स्वास्थ्य से संबंधित योजना, फूड से संबंधित योजना और आवास से संबंधित योजना। उसके अलावा जो राशन मिलता है उसके साथ साथ ईंधन जैसे उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं जो हैं उन्होंने एक्सट्रीम पॉवर्टी को कम करने में मदद किया है। इसका मतलब है कि इस अवधि में भारत ने 269 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से निकालने में सफलता प्राप्त की है। अब आप खुद ही समझ जाइए कितने बड़े स्तर पर हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी को कम किया है। पॉवर्टी अलग होता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी अलग होता है। संख्यात्मक कमी को अगर हम लोग देखेंगे तो 11-12 में 374.47 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में थे। 2022-23 में घट करके 75.24 हो गए हैं। ये अगर हम नंबर में देखेंगे तो कितना हो गया है, 75.24 मिलियन लोग अभी भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं, जो नहीं रहने चाहिए। डॉलर 2.15 प्रतिदिन मान लीजिए 80 रुपये का डॉलर है तो कितना हो गया, ये लगभग में कितना, तो 80 दूना कितना 160 हो गया। आप मान के चलिए 175 रुपये पर डे के हिसाब से 2017 कीमतों की पुरानी गरीबी रेखा थी प्रतिदिन के हिसाब से। जो इतना भी नहीं अर्न कर पाते हैं उनको हम एक्सट्रीम पॉवर्टी में रखते हैं। यह दर 16.25 से घट करके 2.3% हो गई है, जिससे 171 मिलियन लोग इस रेखा से बाहर आ चुके हैं। और ये सफलता जो है ये सामान्य लोगों से जुड़ी हुई सफलता है, क्योंकि उनके जीवन स्तर को हमने कहीं न कहीं ऊपर किया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रगति। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 18.4% से घट करके 2.8% पर आ गई है। शहरी क्षेत्रों में 10.7% से घट करके 1.1% पर हम ले आए हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी को। पहले मैंने आपको क्या समझाया, 2.15 डॉलर प्रतिदिन पर हमने ये देखा है 2017 की कीमतों के आधार पर। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि कितनी कम हुई है। फिर मैंने आपको ये समझाया कि नंबर में कितने कम हो गए हैं। 75.24 मिलियन अब रह गए हैं, जो एक समय में 350 मिलियन के करीब में थे। ये भी आपको समझा दिया। अब मैंने आपको ये भी समझा दिया है कि शहरों में कितना कम हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना ज़्यादा कम हुआ है। ग्रामीण शहरी गरीबी का अंतर 7.7% से कम होकर के 1.7% हो गया है, जो 16% की वार्षिक कमी को दिखाता है। 16% की दर से हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी को कम करने में सफलता प्राप्त की है। कल मैंने शाम को मॉडर्न हिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड कर दिया था। आज उस वीडियो का आपको MCQ भी मिल जाएगा। पॉलिटी का भी वीडियो अपलोड किया है मैंने, उसके MCQ भी मैं करवा चुका हूँ। उसके आगे के भी वीडियो आज मैं अपलोड कर दूंगा और उसके MCQ भी करवा दूंगा। इतने सारे सब्जेक्ट अगर मैं आपको करवा रहा हूँ तो ईमानदारी पूर्वक आप भी उसको करिए, जिससे आपको प्रीलिम एग्जाम में इस बार रुके ना, आपका क्लियर हो जाए। नई गरीबी रेखा क्या है यही आपको समझना है। इसको आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, जैसे हो इसको रट लीजिएगा। विश्व बैंक ने अत्यधिक गरीबी रेखा को अभी आपको समझाया मैंने कि डॉलर 2.15 से बढ़ा करके अब $3 कर दिया है। मान लीजिए 80, वैसे तो 87 के आसपास में है डॉलर, 87 के आसपास में है डॉलर, लेकिन जो डॉलर का दाम अगर हम 80 मानेंगे तो पहले $2.15 था प्रतिदिन अगर आपकी इनकम है तो। अब कितना हो गया है, $3 अगर आपकी प्रतिदिन इनकम है तो ही आप एक्सट्रीम पॉवर्टी से ऊपर आएंगे। अगर उससे कम आप कमा रहे हैं तो आप एक्सट्रीम पॉवर्टी में आएंगे। ये वर्ल्ड बैंक ने इसको नया अपनाया है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये नया डेफिनेशन होगा। अब जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे, एक्सट्रीम पॉवर्टी को डिफाइन करेंगे, तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि $3 से भी कम कमाने वाले व्यक्तियों को वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी में रखा जाता है। भारत में 5.3% गरीबी दर को दर्शाता है। निम्न मध्यम आय वाली गरीबी रेखा $3.65 प्रतिदिन के अनुसार गरीबी दर 61.8% से घट करके 28.1% हो गई है, जिससे 378 मिलियन लोग इस रेखा से ऊपर उठे हैं, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो योगदान देते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, यूपी का सबसे पहला स्थान है, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जो 11-12 भारत में 65% अत्यधिक गरीबी का हिस्सा थे, ने 22-23 तक गरीबी में कमी करने में 2/3 हिस्सों में योगदान दिया है। जिन राज्यों में गरीबी बहुत ज़्यादा होगी वही तो गरीबी कम करने में भी योगदान देंगे। जहां पर गरीबी होगी ही नहीं, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो कैसे कम करेंगे।
एक्सट्रीम पॉवर्टी में सबसे ज़्यादा योगदान उत्तर प्रदेश का था। क्यों था? क्योंकि उसकी जनसंख्या बहुत विशाल है। पिछले सेंसस के अनुसार 20 करोड़ थी, तो अभी 25 करोड़ करीब में क्रॉस कर ही गया होगा। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो इतनी ज़्यादा है, इसमें कारण एक्सट्रीम पॉवर्टी भी आपको ज़्यादा दिखती है। बिहार का पॉपुलेशन भी 14 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, तो बिहार का पॉपुलेशन के कारण भी एक्सट्रीम पॉवर्टी हमें ज़्यादा दिखती है। नंबर के कारण से हम पिछड़ जाते हैं। महाराष्ट्र भी उसी प्रकार से है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश है। उसके पश्चात से महाराष्ट्र का नाम आता है, फिर आपका किसका नाम आता है? बिहार का, फिर बंगाल का नाम आता है। तो ये जो राज्य हैं इनमें एक्सट्रीम पॉवर्टी इसलिए ज़्यादा दिखती है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या भी अत्यधिक है। तो इन सभी राज्यों ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को कम करने में भी बहुत बड़े स्तर पर योगदान दिया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बहुआयामी गरीबी में कमी, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो होते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का मतलब गरीबी केवल आर्थिक गरीबी नहीं होती है, और एक आर्थिक गरीबी के साथ साथ आवास भी देखना पड़ेगा, भोजन भी देखना पड़ेगा, ईंधन भी देखना पड़ेगा, पीने का पानी भी देखना पड़ेगा, स्वास्थ्य भी देखना पड़ेगा, उसके साथ साथ वो कहाँ रह रहे हैं इसको भी देखना पड़ेगा। यानी कि हमने बहुत सारे डायमेंशन को गरीबी के साथ में जोड़ दिया है। इसी कहा था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, कि हम इन सभी डायमेंशन के आधार पर पॉवर्टी का इंडेक्स निकालते हैं। तो वो जो है उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर जैसे कारकों को ध्यान में रखता है। 2005-06 में 53.8% से घट करके 19-21 में 16.4% और 22-23 में 15.5% पर ये आ गया है। क्या 15.5% कम हो गया है? बिल्कुल नहीं। 140 करोड़ का 15% निकालिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बड़ी आबादी है। 2-3 देशों की आबादी से भी बड़ी आबादी दिखेगी आपको, क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है कि 15% उसका बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी भी बहुत ज़्यादा है, जिसको कम करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने ये भी बताया कि किस प्रकार से कम हुआ है पॉवर्टी, अपने यहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी किस प्रकार से कम हुआ है। तो उससे सबसे पहले उन्होंने बताया कि आर्थिक विकास, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हुआ है उसके कारण से पॉवर्टी कम करने में सबसे ज़्यादा मदद मिली है। भारत ने पिछले 15 वर्षों में 7% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर हासिल की है। हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो लगभग में 7% से ज़्यादा ही रहा है पिछले 15 वर्षों में। तो अगर देश की इनकम बढ़ती है तो धीरे धीरे करके हम उन पैसों को सामाजिक कल्याण के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिससे पॉवर्टी को कम किया जा सकता है। जैसे अपने देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो 80 करोड़ लोगों को जो हम अनाज देते, वो अनाज कहाँ से आता है गुरु? पैसे से ही आता है, तभी हम दे पाते हैं। तो इस तरह की जो नीतियाँ हैं तभी संभव हो पाती हैं जब देश इकोनॉमिक रूप से ग्रोथ करेगा। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा तो सामाजिक कल्याण की योजनाएं भी लागू नहीं की जा सकेंगी। कल्याणकारी योजनाएं, मुफ्त रियायत खाद्य हस्तांतरण जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अभी मैंने आपको समझाया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत में सरकार का आंकड़ा है कि 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है। ये सरकार का ही आंकड़ा है। ग्रामीण शहरी अंतरों को कम करना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच ने गरीबी रेखा को कम किया है। रोजगार में भी वृद्धि हुई है, खास तौर से अनस्किल्ड लेबर को आसानी से भारत रोजगार मिल जाता है। 2021-22 के बाद से रोजगार वृद्धि ने कार्यशील आयु की आबादी के विस्तार को भी पीछे छोड़ दिया है, विशेष रूप से महिलाओं के बीच में। चुनौतियां और विचार क्या है? आय असमानता एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर गया सामने आ रही है भारत में, जहां पर आय की बहुत ज़्यादा असमानता देखी जाती है। भारत सरकार के ही एक रिपोर्ट के अनुसार से भारत में 20,000 से ज़्यादा कमाने वाले 20,000 से ज़्यादा कमाने वाले लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। 20% भी नहीं है आबादी के। बाकी लोगों की इनकम उससे कम मानी जाती है। हो सकता है अघोषित इनकम हो, चूँकि इनकम टैक्स में शामिल नहीं होते हैं इसलिए अपने इनकम घोषणा नहीं करते, इसलिए सरकार के पास में गलत आंकड़े आए हों, ऐसी भी एक संभावना बनती है। लेकिन सरकार जब कह रही है तो सभी के सही आंकड़े इकट्ठा करना भी जिम्मेदारी सरकार की भी होती है भाई। तो आप सही से अपना जिम्मेदारी निभाइए। चलिए हम मान लेते हैं कि 20,000 से ज़्यादा कमाने वाले लोगों की संख्या 50% है। आप आंकड़ा दे दीजिए, मान लिया जाएगा। आय असमानता बहुत ज़्यादा है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार उपभोग आधारित
गिनी सूचकांक 11-12 में 28.8% सुधार करके 22-23 से 25.5% हो गया है। लेकिन विश्व असमानता डेटाबेस में आई असमानता में वृद्धि दिखाई देती है। डेटा सीमाएं असमानताओं कम करके आंका जा सकता है क्योंकि उपभोग डेटा की तुलना में बदलाव आया है। निरंतर चुनौतियां भी हैं, जैसे उच्च जनसंख्या वृद्धि है, कम कृषि उत्पादकता और पर्यावरण से जुड़ी हुई चुनौती अभी विद्यमान है। विश्व बैंक की कार्यप्रणाली वगैरह हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, जिसमें संशोधित गरीबी रेखा वगैरह मैंने आपको समझा दिया। एक बार फिर से बता ही देता हूँ, जैसे कि संशोधित गरीबी रेखा 2021 की खरीद शक्ति समानता परचेजिंग पावर प्रायोरिटी में नई अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं को $3 और $4.25 प्रतिदिन के आधार पर अपनाया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। जो पहले कितना था, $2.15 प्रतिदिन के हिसाब से था। आप एक काम करना चाहिए लोगों को, एक वर्ल्ड बैंक के अधिकारी को पकड़े या भारत सरकार के किसी अधिकारी को, उसको $2.15 दे, अब बोले कि आज पूरा दिन तुम काट के दिखाओ, है ना, चलो 200 रुपया देते हैं तुमको, आज पूरा दिन निकालो। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो बड़े बड़े एसी में बैठे लोग हैं, इनका ज़मीनी स्तर से कोई लेना देना नहीं है। उनको नहीं पता कि 20 रुपये की पानी की बोतल भी आ जाती है, अगर पानी भी सही पीना चाहेगा तो कैसे $2.15 या $3 भी, मान लीजिए $3 भी आप किस प्रकार से तय करते हैं। गरीबी छुपाने के लिए क्या इतने कम स्तर पर डेटा का उपयोग किया जाता है? $3 में कैसे कोई व्यक्ति प्रतिदिन रह सकता है ना? वो भी शहरी भागों में, ग्रामीण भागों में तो ठीक है भाई, रह भी ले, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें घर की ही उपजाई हुई होती हैं। शहरी भाग में कोई कैसे रह सकता है? नेक्स्ट टॉपिक है भारत और मंगोलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास, और उसके बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे। मंगोलिया को देखिए कैसा लग रहा है, सैंडविच जैसा लग रहा है ना, ये दोनों ब्रेड हैं, चीन और रसिया, बीच में ये आलू पड़ा हुआ है मंगोलिया। इस सैंडविच जैसा है, बेचारा लैंड लॉक्ड है। इसके दोनों तरफ डिक्टेटरशिप वाले दो बड़े बड़े नेशन हैं, जिन दोनों में खूब बनती है। ये बेचारा बीच में चुपचाप बैठा रहता है। हालांकि इसका इतिहास ऐसा है कि इतिहास पढ़ करके लोग डर जाएंगे। चंगेज़ खां का नाम आपने सुना है? पहली बात तो चंगेज़ खां मुस्लिम नहीं था, बहुत सारे लोगों को यही कन्फ्यूजन होता है। चंगेज़ खां जो था वो मंगोलिया से ही निकला था। मंगोलिया में खाना बदोश और घुड़सवारी और जो कबीलाई समाज है उस पर आधारित लोग रहते हैं, जो बाय बॉर्न योद्धा होते हैं। तो चंगेज़ खां यहाँ से उठा और स्पेन तक अपनी सीमा को विस्तारित कर दिया उसने। स्पेन भूमध्य सागर के बगल में स्थित है, अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है, वहाँ तक गया और इसने दुनिया के जनसंख्या को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ख़त्म करके रख दिया। जहाँ से भी गुजरा सब कुछ मिटा दिया इसने। तो मंगोलिया वही छोटा सा देश है, वर्तमान में छोटा सा है, लेकिन एक समय में पूरी दुनिया में लगभग 1/3 हिस्से पर राज चलता था इसका। सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो भारत और मंगोलिया की सैन्य टुकड़ियों के संयुक्त अभ्यास भाग ले, जिसका नाम नोमैडिक एलिफेंट रखा गया है। नोमैडिक एलिफेंट है, ये हर साल ही आयोजित होता है। पिछले साल मेघालय में आयोजित किया गया था, इस साल कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मंगोलिया में किया गया है। यह अभ्यास 31 मई से 13 जून तक मंगोलिया विशेष बल परीक्षण केंद्र है मंगोलिया में, वहीं पर किया गया। इसका कैपिटल क्या है? उलन बटोर है इसका कैपिटल, उलन बटोर है इसका कैपिटल, उलन बटोर है। हम लोग अपनी भाषा में इस तरह राजधानी का नाम लेते, उलन बटोर है। उलान बातार कहा जाता है मंगोलियाई भाषा में, अगर आप देखेंगे तो उलान बातार कहा जाता है या उलान बतार भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग बोलते उलन बटोर है इसका कैपिटल, उलान बातार कहा जाता है। यह अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक समझ और सैन्य सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य आतंकवाद रोधी अभियानों में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना, जो सैन्य अभ्यास में होता है वही चीज़ें हैं इसमें। और नोमैडिक एलिफेंट सांस्कृतिक समझ को बढ़ाने और भाग लेने वाली टुकड़ियों के बीच मैत्री को भी जोड़ देता है। मंगोलिया के बारे में हम लोग जरा समझेंगे। मंगोलिया पूर्वी एशिया में एक भू आवेष्टित यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक का मतलब इसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। ये कजाकिस्तान है, ये कजाकिस्तान है, ये रूस है, ये चाइना है, लेकिन इसकी सीमा कजाकिस्तान से नहीं लगती है। ज़रा ध्यान से देखिए, इसके कारण से, छोटे से एरिया के कारण से इसकी कजाकिस्तान से सीमा नहीं लगती है। इसकी सीमा केवल रूस और चीन से लगती है। कजाकिस्तान और मंगोलिया के बीच बहुत कम दूरी ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर रूस और चीन की सीमाएं लगती हैं, मंगोलिया की सीमा कजाकिस्तान से नहीं लगती है। बहुत बड़े स्तर पर कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को इस चीज़ को लेकर के, इसीलिए मैंने इसको दूर करने का प्रयास किया है।
देखिए जरा क्या है, इसके ज्योग्राफी के बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इसकी सीमा उत्तर में रूस, दक्षिण पूर्व और पश्चिम में चीन से लगती है। मंगोलिया कजाकिस्तान के साथ सीमा नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच सबसे नज़दीकी बिंदु केवल 37 किलोमीटर दूर है। वही मैंने आपको दिखाया, छोटी सी दूरी है, मात्र 37 किलोमीटर की दूरी है, जिसके कारण से कजाकिस्तान के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। इसकी कुल सीमा 8,161 किलोमीटर है और रूस के साथ 3,485 और चीन के साथ 4,676 किलोमीटर है। आपको किलोमीटर याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप केवल ये याद रखिएगा कि रूस से ज़्यादा इसकी चीन के साथ सीमाएं लगती हैं। सीमा का भौगोलिक विवरण: रूस मंगोलिया सीमा या सीमा पश्चिम से पूर्व की ओर अल्ताई पर्वत, यूवीएस झील और सायान पर्वत से होकर गुजरती है। यह दुनिया की तीसरी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रूस के साथ में। मंगोलिया के साथ में देखेंगे तो यह सीमा पश्चिम से पूर्व की ओर अल्ताई पर्वत से शुरू होकर के गोबी रेगिस्तान, जिसको दुनिया के सबसे सूखा रेगिस्तान में से एक माना जाता है, हिमालय के पृष्ठीय भाग में भी है वो, ग्रेटर खिंगन पर्वतों तक जाती है, जो दुनिया की चौथी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना जाता है। पश्चिम में अल्ताई पर्वत पर रूस और चीन के साथ ट्रिपल पॉइंट बनाता है, ट्राई पॉइंट बनाता है। पूर्व में ग्रेटर खिंगन पर्वतों के पास रूस और चीन के साथ दूसरा ट्राई जंक्शन बनाता है। ये किसी बात की हमने दो ट्राई जंक्शन दिखेंगे आपको। एक आपको दिखेगा यहाँ पर, ये रहा ट्राई जंक्शन और ये रहा ट्राई जंक्शन, जिसके साथ में इसका ट्राई जंक्शन बनता है। इसी के बारे में हमने बातचीत की है। गोबी मरुस्थल यहाँ पर आपको दिखता है, गोबी मरुस्थल वहाँ पर आपको दिखता है, जो दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल उसको माना जाता है। सीमा पर कई झील और नदियाँ हैं, जैसे वुईर झील है और खालकिन गोल नदी है, चीन के साथ बहती है ये नदियाँ, इसको भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान सीमाएँ मुख्य रूप से 1727 के क्या ख्याता संधि और 20वीं सदी के समझौता 1962-64 में चीन के साथ जो समझौता हुआ, उसके पश्चात से इस सीमाओं की घोषणा की गई। 1911 में किंग राजवंश के पतन के बाद मंगोलिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की। 1921 में रूस की मदद से वास्तविक स्वतंत्रता हासिल की। चीन आज भी मंगोलिया को, कई सारे इलाके मंगोलिया के हैं जिस पर अपना कब्जा मानता है और मानता है कि मंगोलिया उसका हिस्सा है। मानता तो पूरी दुनिया को ही अपना हिस्सा है। खैर, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़, इसको ज़रा देखेंगे। इसका नाम क्या है? सुआइब मसूदी इसका नाम है भेड़ का। सुआइब मसूदी इसका नाम है। जीन एडिटेड भेड़ है। क्लोन भेड़ अलग होता है, जीन एडिटेड भेड़ अलग होते हैं। शब्दों को ध्यान से समझिएगा, दोनों अलग अलग तकनीक है, इसलिए दोनों में कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ का जन्म श्रीनगर में शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हुआ था। 6 महीने पहले हुआ था। 6 मंथ की है ये और बिल्कुल स्वस्थ है ये। यह भेड़ एक कश्मीरी मैरिनो नस्ल है जिसका जन्म 6 महीने पहले हुआ था। भेड़ का वजन जन्म के समय में 3.5 किलोग्राम था और काफ़ी हद तक अभी भी स्वस्थ है। इसका नाम क्या है? सुआइब मसूदी इसका नाम है। शोधकर्ता और तकनीशियन कौन है? तो प्रोफेसर रियाज अहमद शाह, उनकी टीम ने उपलब्धि हासिल की और क्रिस्पर कैस9 तकनीक का उपयोग किया गया और मायोस्टिनिन जीन को निष्क्रिय किया गया है। मायोस्टिनिन जीन जो भेड़ में मौजूद होता है, उस जीन को जब निष्क्रिय किया जाता है तो भेड़ की मांसपेशियों का द्रव्यमान 30% तक बढ़ जाता है और अगर भेड़ का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो मांस का उत्पादन अधिक होगा, भोजन अधिक मिल सकता है मानवों को। ये भी आपको समझना पड़ेगा। मायोस्टेटिन जीन को निष्क्रिय करने से भेड़ का द्रव्यमान 30% तक बढ़ सकता है। इस जीन एडिटिंग का लक्ष्य भेड़ की मांसपेशियों को बढ़ाना है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करना है। यह तकनीक पशुपालन, कृषि और मांस, दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद कर सकता है। प्रोफेसर नरेश सोलकर के अनुसार यह भारत में जीन एडिटिंग का एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे जीन एडिटिंग लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करना आसान हो जाएगा। और उन्होंने जिस विधि का उपयोग किया है उसको कहते हैं जीन एडिटिंग ट्रांसजेनिक्स। जीन एडिटिंग ट्रांसजेनिक्स कहा जाता है। ट्रांसजेनिक्स तकनीक में किसी भी फॉरेन जीन का उपयोग नहीं किया जाता है। इस तकनीक में जो जीन ऑलरेडी मौजूद है भेड़ में, उसी को काटा जाता है, हटाया जाता है, किसी भी बाहरी जीन को शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि फॉरेन जीन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। और जब तक फॉरेन जीन को इन्वॉल्व नहीं किया गया है तब तक वो पशु स्वस्थ होता है, उससे कुछ खराब या नैतिक रूप से हमारे पास समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं कि हम जीन के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। इसलिए भी इसको ध्यान रखिएगा, मौजूद जो जीन था उसी को संशोधित किया गया है। चुनौतियां भी आई कई सारे, टीम और सहयोग की बात भी की गई है। जैसे परियोजना में नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट जो है, रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, इसने भी समर्थन दिया है।
अब जरा हम इसको देखेंगे कि इसी विश्वविद्यालय ने 2012 में विश्व की पहली पाशमीना बकरी नूरी को क्लोन किया था इसने। नूरी को क्लोन किया था इसने कब? तो 2012 से। प्रोफेसर शाह की टीम 2024 में एक भैंस गरिमा को भी क्लोन किया था। क्लोन विधि के द्वारा भैंस का भी क्लोन किया इन्होंने। और नूरी इससे पहले पाशमीना बकरी होती जिसको भी इन्होंने क्लोन किया था। पाशमीना, जिससे पाशमीना शाल बनाए जाते हैं, बहुत महंगे आते हैं, कॉस्टली शुरू होता है, उसका रेंज ही शुरू होता है 10-20 हज़ार रुपये से। सबसे लोएस्ट मैंने आपको बताया है, महंगे आते हैं। तो वो इसी बकरी के ऊन से बनाए जाते हैं, विशेष प्रकार के होते हैं, अत्यधिक गर्म होते हैं। CRISPR-Cas9 तकनीक को जरा हम लोग डिटेल में समझें, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम 2019 में ही पूछा जा चुका है, 2019 में ही पूछा है, हाँ, और आपसे ही पूछा जा सकता है। अभी तक तो यही पूछा गया CRISPR-Cas9 किससे संबंधित है ना, लेकिन हो सकता है मेंस एग्जामिनेशन नहीं पूछे कि भाई इसका क्या बेनिफिट है, ये बताओ, इसका क्या उपयोग होता है, कैसे उपयोग होता है, क्या होता है, ये इस प्रकार के सवाल बनाए जा सकते हैं। CRISPR-Cas9 एक जीन एडिटिंग तकनीक है जिसका पूरा नाम क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स रखा गया है। कृपया करके इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखें। CRISPR-Cas9 कहा जाता है, CRISPR एसोसिएटेड प्रोटीन 9 इसको कहा जाता है, कृपया ध्यान में रखें। यह प्रोटीन की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली से प्रेरित है जो वायरस से लड़ने के लिए डीएनए को काटने, संशोधित करने की क्षमता रखती है। CRISPR-Cas9 को बायोलॉजिकल कैंची भी कहा जाता है। जीन एडिट करने के लिए ये जीन है बड़ा सा, इसे किस हिस्से को काटना है, किस हिस्से को अलग करना है, उसके लिए इसी बायोलॉजिकल कैंची का उपयोग किया जाता है। ये जीन एडिट करना, एडिट का मतलब वही होता है काट छाँट करना, जोड़ना हटाना, तो उसको यही काम करती है। ये काम करने का तरीका क्या है? CRISPR डीएनए विशिष्ट अनुक्रमों को पहचानता है। Cas9 प्रोटीन उस अनुक्रम को काट करके अलग कर देता है या जोड़ने का काम भी करता है। एक गाइड आरएनए जीआरएनए Cas9 को सही जगह पर ले जाता है ताकि डीएनए को सटीक रूप से संपादित किया जा सके, और काटने के बाद जो सेल होते हैं उसकी प्राकृतिक मरम्मत प्रणाली डीएनए को ठीक करता है, जिससे नए जीन डाले जा सकते हैं, मौजूदा जीन को हटाया जा सकता है, बदला जा सकता है। ये सारा का सारा काम CRISPR-Cas9 के द्वारा ही होता है, जिसका फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स इसका नाम है। कृपया इस नाम को भी ध्यान रखें। हो सकता है सबसे आसान सवाल यही पूछ ले कि CRISPR का फुल फॉर्म क्या है, यही बता दो आप हमें, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। इस प्रकार के सवाल मैंने टेस्ट सीरीज़ में डाले हैं, एक सवाल लीक हो गया तो आपको समझ में आना चाहिए, और वो भी किया है मैंने, क्या बोल रहे हैं, MCQ जो करंट अफेयर के मैं करवाऊंगा उसमें भी ये सवाल मैंने डाले हुए हैं। इसी PDF का अंत में आपको MCQ मिल जाएंगे। कृषि फसल पशुओं में बेहतर गुण विकसित करना, उपयोग क्या होता है? जीन एडिटेड भेड़ जैसे सुआई मसूदी और भी कई सारे जगहों पर इसका उपयोग किया। चिकित्सा, आनुवांशिक बीमारी जैसे सिकल सेल एनीमिया या कैंसर के उपयोग में भी इसका आजकल उपयोग किया जा रहा है, या जीन थेरेपी में भी उपयोग किया जाता है। डिज़ाइनर बेबी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जो अनैतिक है, अनएथिकल है वो। जैव प्रौद्योगिकी, प्रोटीन उत्पादन और औषधि विकास में इसका योगदान है। क्या इसका उपयोग करके सैन्य हथियार बनाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसमें इसका कोई उपयोग नहीं है। बायोलॉजिकल वेपन वगैरह बनाने में इसका उपयोग हो सकता है, लेकिन वो पूरी दुनिया में बैन किया गया है, वो बैन किया गया है। सटीक व तेज है, पारंपरिक जीन एडिटिंग विधियों की तुलना में अधिक सटीक और तेजी से काम करता है। किफ़ायती है, यह तकनीक सस्ती और आसानी से उपलब्ध है। विभिन्न प्रजाति, पौधे, जानवर, मनुष्य सभी के लिए उपयोगी हो सकते हैं। ये मैंने आपको इसका समझा दिया है, लाभ और उपयोग। कुछ चुनौतियाँ भी हैं। गलत उपयोग सबसे बड़ी चुनौती है इसका, और उससे ज़्यादा कोई बड़ी चुनौती नहीं है। गलत उपयोग इसका सबसे बड़ा चुनौती है। 2012 में जेनिफर डॉडेना और इमैनुअल चारपेंटियर ने CRISPR-Cas9 को जीन एडिटिंग के लिए अनुकूलित किया था। उन्होंने ही इसको बनाया था सही तरीके से, जिसके लिए उनको 2020 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैंने आपको समझा दिया। इससे नीचे MCQ है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें आपको एक दिखेगा CRISPR से संबंधित मैंने एक सवाल डाला हुआ है, जिससे मैंने इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है। CRISPR-Cas9 तकनीक का पूरा नाम क्या है, यहाँ पर पूछा गया है। इस प्रकार के सवाल मान लीजिए प्रीलिम एग्जाम पूछे जाते हैं तो यकीन मानिए कठिन हो जाएगा वहाँ पर। ये अभी आपको आसान लग रहा होगा क्योंकि अभी अभी मैंने आपको समझाया है, लेकिन एग्जामिनेशन में ये आपको दिक्कत दे सकता है, तो इसको कृपया करके ध्यान रखें। कल नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके आगे का। आज मॉडर्न हिस्ट्री का MCQ करवा दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। टेस्ट सीरीज में जुड़िएगा, काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। धन्यवाद।